friends, how are you all? I hope you will be good. So welcome back to your channel English Character. तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ग 2 सिलेबस से वर्जिना वुल्फ के द्वारा लिखा हुआ एक नॉवेल है मिसेस डैलोवे, जिसको हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं and we are going to cover the summary and along with the MCQ practice as well. In addition to this, I just want to tell you that if you really want to get tuned and get regular videos and updates like this, then do subscribe this channel and like, comment and share as much as you can. एंड दोस्तों आप जानते हो कि मैं आपके लिए वर्ग 2 रिलेटेड ओरिएंटेड वीडियोस ही बना रहा हूं, तो जितने भी आपको वीडियोस स्क्रीन पर दिख रहे हैं, डू वॉच देम टिल द एंड. इट मेक्स योर प्रिपरेशन स्ट्रांग. तो दोस्तों बिना देरी किए लेट्स अंडरस्टैंड द समरी ऑफ दिस चैप्टर मिसेस डैलोवे. लेट्स बिगिन द वीडियो. So friends, now we have come to understand the synopsis of Mrs. Dalloway. तो Mrs. Dalloway की synopsis यानी कि short summary हम समझने की कोशिश करेंगे. So let's begin the video. Clarissa Dalloway, a wealthy woman in London, is preparing for a big party at her house. तो Clarissa Dalloway नाम की एक rich lady है जो कि लंदन में रहती है और अपने ही घर पर एक बड़ी सी पार्टी का आयोजन करने जा रही है. As she walks through the city buying flowers, she thinks about her past. जैसे ये पार्टी शुरू होने से पहले वो सिटी के अंदर जाती है टू बाय फ्लावर्स और अपने पास्ट के बारे में सोचती है, अपने भूतकाल के समय के बारे में सोचती है. ठीक है, हर यूथ हर ओल्ड लव, और अपनी जवानी और अपने ओल्ड लव के बारे में सोचती है जिसका नाम है पीटर वॉल्श, है ना. एंड द चॉइसेस दैट शेप्ड हर लाइफ, और जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बदली. किसकी? क्लैरिसा डैलोवे की. ठीक है. दो शी इज मैरिड टू रिचार्ड डैलोवे, हालांकि उसकी जो शादी हुई है उसके हस्बैंड का नाम है, क्लैरिसा डैलोवे के हस्बैंड का नाम है रिचार्ड डैलोवे. शी समटाइम्स वंडर इफ शी मेड द राइट डिसीजन, और अब वो कभी कभी सोचती है कि अगर उसने राइट डिसीजन ले लिया होता, पीटर वॉल्श से शादी कर ली होती, तो उसका कुछ और समा होता, कुछ और दिन, डिफरेंट दिन होते हैं. ठीक है, उसकी लाइफ में कुछ और चेंजेस होते हैं. ठीक है, ये क्लैरिसा डैलोवे का सोचना है और मानना है. ठीक है, इसी स्टोरी के अंदर, है ना, इसी लंदन के अंदर एक स्टोरी और साथ में चल रही है साइड बाय साइड. मीनवाइल इन अदर पार्ट ऑफ लंदन अ यंग वॉर वेटरन नेम्ड सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ. तो लंदन के ही किसी एक अगले दूसरे हिस्से में, है ना, एक जवान आदमी जो कि अभी अभी वॉर यानी कि युद्ध भूमि से लौटा है ना, जिसका नाम है सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ, इज स्ट्रगलिंग विथ हिज माइंड, जो कि अपने मानसिक जो अपने दिमागी हालत से स्ट्रगल कर रहा है, यानी कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है. ही फॉट इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, और उसने लड़ाई कहाँ की है? प्रथम विश्व युद्ध में उसने लड़ाई की थी. ठीक है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब लड़ा गया था. 1914 से लगाकर 1918 के बीच में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को लड़ा गया था. एंड नाउ सफर्स फ्रॉम टेरिबल मेमोरीज एंड विजन्स, और अब उसको जो बीमारी लगी हुई है वो भयानक यादों की और विजन्स की, यानी कि उसके दिमाग में कुछ और ख्याली पुलाव पकते हैं. एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट यहाँ पे आपको हनी सिंह के बारे में सुना होगा आपने कि उसको बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया था, है ना. बाइपोलर डिसऑर्डर इज काइंड ऑफ डिसीज है जिसमें यू जस्ट विजन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फियर्स. ठीक है, यानी कि आपको नए नए तरीके के डर आपके विजन में आते हैं, आपके ख्यालों में आते हैं. ठीक है. हिज वाइफ लुक्रेजिया ट्राइज टू हेल्प हिम, लेकिन उसकी वाइफ जो है वो उसको हेल्प करने की कोशिश करती है कि उसकी ये बीमारी जो है ना, जिसको नाम दिया गया है PTSD, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. तो यहाँ पे सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ है, उनको एक तरीके की बीमारी है जिसका नाम है PTSD, यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. ठीक है, तो ये कब होता है? जब आपके साथ कुछ घटना घट जाती है, उसके बाद आपको स्ट्रेस टेंशन होती है ना. तो उस तरीके की बीमारी किसको लगी हुई है? सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ को. और उनकी जो वाइफ है ना, लुक्रेजिया, है ना, लुक्रेजिया उनको हेल्प करने की कोशिश करती है. बट द डॉक्टर्स डोंट अंडरस्टैंड हिज पेन, लेकिन डॉक्टर्स उसके जो दर्द है उसको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे इतने स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं हो रहे होते हैं, है ना. तो इस पेन को वो समझ नहीं पाते हैं. फीलिंग होपलेस, सेप्टिमस एंड्स अप टेकिंग हिज ओन लाइफ. और यहाँ पे सेप्टिमस की जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो पाती है और सेप्टिमस आखिरकार आत्महत्या कर लेते हैं. ठीक है, यानी कि सुसाइड कर लेते हैं. ठीक है. एज द डे टर्न्स इनटू इवनिंग, जैसे ही अब दिन ढल रहा है, शाम होने जा रही है, गेस्ट अराइव एट क्लैरिसा पार्टी. जो गेस्ट हैं वो कहाँ पे आ जाते हैं? अब क्लैरिसा की पार्टी में आ जाते हैं, इंक्लूडिंग पीटर वॉल्श. और वहाँ पे कौन पहुँच जाता है? पीटर वॉल्श.
जो कि क्लैरिसा डेलोवे का जो ओल्ड लव है, ठीक है, एंड द अदर ओल्ड फ्रेंड्स, और बाकी जो पुराने दोस्त है क्लैरिसा के वो भी पहुंच जाते हैं। व्हेन शी हियर्स अबाउट सेप्टिमस डेथ, जब वो सुनती है कि सेप्टिमस ने सुसाइड कर लिया है, शी डजंट नो हिम बट शी फील्स डीपली कनेक्टेड टू हिज स्टोरी, है ना। हालांकि वो सेप्टिमस को जानती नहीं है, फिर भी वो डीपली कनेक्टेड यानी कि गहराई से वो अब इस स्टोरी को कनेक्ट कर जाती है। एंड शी रिफ्लेक्ट्स ऑन लाइफ, डेथ एंड द चॉइसेस पीपल मेक, और वो गहरे चिंतन में चली जाती है कि किस तरीके से लोग जो हैं अपने लाइफ, है ना, यानी जीवन और मृत्यु, और लोग जो जो डिसीजन लेते हैं वो किस तरीके से लोगों की जिंदगी बदल देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब सब्सिक्वेंटली हम लास्ट पैराग्राफ पे आ गए हैं, जो कि कंक्लूडिंग लाइन्स हैं। The novel moves through different characters, thoughts and memories, showing how people hide their true feelings behind social opinions. तो इस स्टोरी के अंदर जो दोनों प्लॉट है इस स्टोरी के अंदर जो चल रहे हैं, एक तो सेप्टिमस का है और दूसरा है क्लैरिसा डेलोवे का, ठीक है। तो दोनों स्टोरी के माध्यम से हमें क्या बताने की कोशिश की गई है कि जो लोग जो हैं अपनी ट्रू फीलिंग्स को किस तरीके से बॉटल अप करते हैं, जस्ट दे बॉटल अप देयर फीलिंग्स, यानी कि दबाते हैं अपनी फीलिंग्स को और छुपाते हैं, ठीक है। और किसके पीछे? सोशल ओपिनियंस, यानी कि सामाजिक जो होता है ना रूप, है ना, सामाजिक रूप को देखते हुए वो अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं समाज को देखकर। मिसेस डेलोवे इज अ स्टोरी अबाउट टाइम, लव एंड रिग्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे मिसेस डेलोवे की जो ये स्टोरी है वो टाइम, लव एंड रिग्रेट, यानी कि मिसेस डेलोवे क्या सोच रही है कि इफ आई वुड हैव टेकन अ राइट डिसीजन एट दैट टाइम देन माई लाइफ वुड बी समथिंग डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पे मिसेस डेलोवे की लाइफ कुछ और रही होती अगर उन्होंने राइट डिसीजन ले लिया होता। लव, रिग्रेट, और उन्हें पछतावा हो रहा है, और किस तरीके से लोग सभी के अपनी लाइफ में डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं जीने के, ये बताने की कोशिश की गई है मिसेस डेलोवे की इस वाले स्टोरी, फिक्शनल स्टोरी में। तो यहाँ पे वर्जिना वुल्फ ने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो लोग हैं अपनी लाइफ को जस्टिफाई करते हैं, है ना, कुछ डिसीजन लेकर जस्ट टू शो ऑफ इन द सोसाइटी। तो फ्रेंड्स अब हम मैन कैरेक्टर्स को कवर करने वाले हैं इस स्टोरी के अंदर जो अपीयर हुए हैं। इससे होना क्या है कि आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस जो होने वाली है इसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं। तो पहला जो हमारा कैरेक्टर है क्लैरिसा डेलोवे। क्लैरिसा डेलोवे जो है वो एक प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवेल की। प्रोटैगनिस्ट यानी कि मैन लीड रोल है, ठीक है। हाई सोसाइटी वुमन इन लंदन, यानी कि हाई क्लास सोसाइटी में रहती है लंदन के अंदर। शी स्पेंड्स द डे प्रिपेयरिंग फॉर अ पार्टी व्हाइल रिफ्लेक्टिंग ऑन हर पास्ट, लॉस्ट लव्स एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। और पूरे दिन भर ये सोचते हुए बिताती है, एक तो पार्टी की प्रेपरेशन करती है और वो पूरे दिन भर ये सोचते हुए बिताती है कि उसका पास्ट जो है उसने जो राइट डिसीजन लेना था वो नहीं ले पाई। लॉस्ट लव्स यानी कि जो उसका जो ओल्ड लव था पीटर वॉल्श, है ना, उसके बारे में सोचती है। एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ यानी कि सही मायने में जो जिंदगी क्या है उसके बारे में सोचते हुए बिताती है पूरा दिन भर, ठीक है। रिप्रेजेंट थीम ऑफ टाइम, एजिंग, सोशल कन्वेंशंस एंड द स्ट्रगल बिटवीन इंडिविजुअलिटी एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। और इसकी थीम जो है द क्लैरिसा डेलोवे की जो क्या प्रेजेंट करती, कौन सी थीम प्रेजेंट करती? टाइम की, यानी कि जैसे से वो बूढ़ी हो रही होती है, एजिंग हो रही होती है, तो वो अपने डिसीजन को लेकर एक बार वापस से रीथिंक करती है कि अगर उसने सही डिसीजन ले लिया होता तो लाइफ मस्ट हैव बीन समथिंग डिफरेंट, ठीक है। तो ऐसा उसका मानना है। और सोशल कन्वेंशंस, है ना, कि किस तरीके से जो सोसाइटी एक तरीके का कन्वेंशनल है, यानी कन्वेंशन मतलब कि परंपरा को फॉलो करते आ रही है ना। तो एंड द स्ट्रगल बिटवीन इंडिविजुअलिटी एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत तौर पे आपकी इच्छा कुछ और है और जो सोसाइटी की जो आकांक्षाएं, अपेक्षाएं जो है वो कुछ और होती है। उनके बीच का जो जद्दोजहद है ना, उसका जो संघर्ष है उसको इस स्टोरी के अंदर से, इस स्टोरी के माध्यम से बताया गया है। क्लैरिसा डेलोवे इस थीम को रिप्रेजेंट करती है। अब सेकंड कैरेक्टर सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ है, जो कि एक वॉर वेटरन है, यानी कि युद्ध भूमि से अभी लौटे हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वेटरन सफरिंग फ्रॉम पीटीएसडी। पीटीएसडी का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया भी है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो जो सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ है वो एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं जिसका नाम है पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, है ना। ये इस तरीके का डिसऑर्डर है जैसे हनी सिंह को हुआ था ना, बाइपोलर डिसऑर्डर, है ना, जिसमें वो अपने दिमाग में कुछ सोचता है, उसको हर अंधेरे से डर लगता है, अब वो सोच लेता है कि यहाँ पे कोई खड़ा है उसको मारने के लिए या वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके के ख्याली पुलाव, है ना, जो उनके
उनके दिमाग में पक रहे होते हैं जो उनको डराते हैं, है ना, कि कुछ उसके साथ ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी है, वहाँ बम बारूद फूटे हैं, आपको पता ही है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में किस तरीके का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो उससे उसको जो मानसिक तनाव बहुत हो रहा है, यानी कि युद्ध के बाद के जो तनाव है वो अब सह नहीं पा रहा है, एक्सपीरियंसेस हैलुसिनेशंस, और वो भ्रम जो है अनुभव कर रहा है, मतलब हर चीज़ का भ्रम है, उसको हर चीज़ से डर लगता है कि आगे अगर जाऊंगा तो क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, इस तरीके का जो ख्याल उसे आते हैं, किसको, सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ को, ऑफ हिज फॉलन फ्रेंड इवेंट्स एंड स्ट्रगल्स विद द इनडिफरेंसेस ऑफ द सोसाइटी। और सोसाइटी में जो है वो इनडिफरेंस फील करता है, यानी कि सोसाइटी का उसका कोई लेना देना ही नहीं है, और सोसाइटी के अंदर जब डॉक्टर को वो बताता है तो डॉक्टर भी उस बीमारी को ठीक नहीं कर पाते हैं, है ना, और आखिरकार जो सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ है वो सुसाइड कर लेते हैं, अल्टीमेटली कमिट सुसाइड टू एस्केप बीइंग इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। रिप्रेजेंट्स थीम्स ऑफ मेंटल इलनेस, वॉर ट्रॉमा एंड द फेल्योर ऑफ द मेडिकल सिस्टम। तो सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ किस थीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, मेंटल इलनेस, किस तरीके से उनका मानसिक संतुलन खो चुका है और उन्हें कोई हेल्प करने के लिए कोई अच्छा डॉक्टर भी नहीं मिलता है, तो ये किसका फेल्योर बताता है, मेडिकल सिस्टम का, ठीक है। उसके बाद से थर्ड नंबर पे ये कैरेक्टर है पीटर वॉल्श का, जो कि ओल्ड लव है किसका, क्लैरिसा का, क्लैरिसा's फॉर्मल शूटर who was deeply in love with her, rejected by Clarissa in their youth, ठीक है। तो क्लैरिसा ने जो है पीटर वॉल्श को रिजेक्ट कर दिया था, he still harbors feeling of for her, लेकिन जो पीटर वॉल्श है वो उसको अभी भी क्लैरिसा डेलोवे के लिए फीलिंग्स है, ठीक है। रिसेंटली रिटर्न्ड फ्रॉम इंडिया वेर ही हैज हैड एन अनसक्सेसफुल करियर एंड कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, है ना। अभी अभी जो पीटर वॉल्श इंडिया से लौटे हैं, ठीक है, ध्यान लगाइएगा, है ना। ये क्वेश्चन बन सकता है कि पीटर वॉल्श कहाँ से लौटे हैं, तो इंडिया से लौटे हैं, ठीक है, और अनसक्सेसफुल करियर रहा है उनका, है ना, और कुछ रिलेशनशिप्स भी उनकी कॉम्प्लिकेटेड रही है, जटिल रही है। फोर्थ नंबर पे रिचर्ड डेलोवे नाम का एक कैरेक्टर है जो कि क्लैरिसा डेलोवे का हस्बैंड है। क्लैरिसा's हस्बैंड अ कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन है, ठीक है, रूढ़िवादी एक राजनेता है, ठीक है, अ लविंग बट इमोशनली रिजर्व्ड मैन हु स्ट्रगल्स टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग, लेकिन अपनी ये जो फीलिंग्स है कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाता है ना। रिप्रेजेंट्स कन्वेंशनल मस्कुलिनिटी एंड द स्टेबिलिटी ऑफ मैरिज वर्सेस द पैशन क्लैरिसा वंस फेल्ट फॉर पीटर, है ना। यहाँ पे ध्यान लगाइएगा कि जो रिचर्ड डेलोवे का जो कैरेक्टर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कन्वेंशनल मस्कुलिनिटी, है ना, यानी कि वो मर्दाना जो है उसके अंदर है, यानी कि जो मर्द जिस टाइप के होते हैं, यानी कि रोते नहीं है ना, और कभी यानी कि वो फीलिंग्स अपनी जो है एक्सप्रेस नहीं करते हैं, दे ऑलवेज स्टे स्ट्रॉन्गर एंड जस्ट ट्राई टू बॉटल अप देयर फीलिंग्स, यानी कि अपनी फीलिंग्स कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है। तो वो एक तरीके के रूढ़िवादी जो होता है ना मर्दाना, ठीक है, उस तरीके के सोसाइटी में रहते हैं, तो उनका कैरेक्टर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है ना, इस नॉवेल के अंदर। स्टेबिलिटी ऑफ मैरिज वर्सेस द पैशन क्लैरिसा वंस फेल्ट फॉर पीटर, और उनके बीच में एक तरीके का है ना, यहाँ पे विरोधाभास मिलेगा कि दोनों की जमती नहीं है, यानी कि दोनों में कंपैटिबिलिटी नहीं है ना, रिचर्ड डेलोवे और क्लैरिसा डेलोवे के बीच में, ठीक है। फोर्थ कैरेक्टर लुक्रेजिया, है ना, वॉरेन स्मिथ, यानी ध्यान लगा लुक्रेजिया जो है सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ की वाइफ है, ठीक है। सेप्टिमस इटालियन वाइफ हु केयर्स डीपली फॉर हिम बट फील्स हेल्पलेस एज ही डिसाइड्स इनटू मैडनेस। ध्यान लगाइएगा, ये सेप्टिमस की काफ़ी केयर भी करती है, लेकिन और काफ़ी हेल्पलेस यानी कि मजबूरन फील करती है, क्योंकि उसे अच्छा डॉक्टर नहीं मिल पाता अपनी हस्बैंड की ट्रीटमेंट के लिए। struggles with isolation in a foreign country and the burden of dealing with septimus illness, और काफ़ी संघर्ष करती है कि अपने हस्बैंड की जो हेल्थ है वो इंप्रूव हो जाए। रिप्रेजेंट थीम ऑफ लव, ड्यूटी एंड इम्पैक्ट ऑफ मेंटल इलनेस ऑन रिलेशनशिप, और जो लुक्रेजिया जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती, कौन सी थीम को, लव को, किस तरीके से अपने वो हस्बैंड को लव करती है और अपनी ड्यूटी को यानी कि अपहोल्ड करती है ना, निभाती है ना, एंड द इम्पैक्ट ऑफ मेंटल इलनेस, और किस तरीके से उसके ऊपर जो है प्रभाव डालता है मेंटल इलनेस का। मेंटल इलनेस किसको हो जाती है, वॉरेन है, सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ को हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ को भी कुछ स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कैरेक्टर समझ लिए, अब हम एमसीक्यू ट्राई करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मिसेस डेलोवे टेक्स प्लेस ओवर हाउ मच टाइम।
तो मिसिस डेलोवे जो है वो पूरी जो स्टोरी है वो कितने दिन में, 1 ईयर पूरे साल भर चलती है, 1 वीक 1 डे 1 मंथ। तो आपको पता है कि 1 डे स्टोरी ये है, सिंगल डे यानी कि जब क्लैरिसा डेलोवे जो पूरे दिन भर अपनी पार्टी की तैयारी कर रही होती है, फ्लावर्स खरीद रही होती है और अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है ना। और उसी दिन वो क्या सुनती है, वॉरेन जो है सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ है, उन्होंने सुसाइड कर लिया होता है क्योंकि उनको मेंटल इलनेस होती है, PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो रहा है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो वो सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। और वो डीपली कनेक्टेड फील करती है इस घटना को सुनकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई इज क्लैरिसा डेलोवे प्रिपेयरिंग फॉर अ पार्टी। तो क्लैरिसा डेलोवे पार्टी की तैयारी क्यों कर रही है? इट इज हर बर्थडे, शी वांट्स टू एक्सप्रेस द प्राइम मिनिस्टर, शी एंजॉयज होस्टिंग गैदरिंग, शी इज सेलिब्रेटिंग हर वेडिंग एनिवर्सरी। तो वो जो है किस लिए पार्टी की तैयारी कर रही है? शी एंजॉयज होस्टिंग गैदरिंग, यानी कि वो लोगों को इकट्ठा करना वगैरह, क्योंकि हाई क्लास सोसाइटी में आपको पता है ये किटी पार्टीज वगैरह होती है ना। तो इस तरीके से वो किटी पार्टी समझ लीजिए। तो लोगों की होस्टिंग यानी कि लोगों को इकट्ठा करके उनसे बातें करना, इंजॉय करना ही हाई क्लास सोसाइटी के जो लोगों की आदतें होती हैं, है ना। इसीलिए वो पार्टी का आयोजन किया जा रहा है मिसिज डेलोवे के घर पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इवेंट डिस्टर्ब्स लंडनर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द नॉवेल? अ कार बैकफायरिंग, अ प्रोटेस्ट इन द स्ट्रीट, अ थंडरस्टॉर्म, अ फायर इन अ नियर बाय बिल्डिंग। तो कौन सा जो इवेंट, कौन सी घटना है जो लंडनर्स यानी कि जो लंदन में रहने वाले जो लोग हैं उनको नोवेल की स्टार्टिंग में डिस्टर्ब करती है? अ कार बैकफायरिंग, है ना। कार की बैकफायरिंग जो होती है, कार जो निकलती है उसकी जो बैकफायरिंग होती है यानी कि पीछे से साइलेंसर से जो आवाज़ निकलती है उससे वो डिस्टर्ब फील करते हैं। हाउ डज सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ डाई? सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ जो है वो किस वजह से मरे हैं आपको भी पता है। वो क्या कर लेते हैं, अब सुसाइड कर लेते हैं। तो ही जम्प्स आउट ऑफ विंडो, यानी कि खिड़की से कूदकर सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनको एक मेंटल इलनेस हो रही होती है जिसका नाम है PTSD। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज क्लैरिसा फील व्हेन शी हियर्स अबाउट सेप्टिमस डेथ? क्लैरिसा कैसा फील करती है जब सेप्टिमस की डेथ के बारे में सुनती है? तब आपको भी पता है कि ये कब सुनती है, जब वो पार्टी गैदरिंग में हो रही होती है ना, पार्टी गैदरिंग में रहती है तब सुनती है। इंडिफरेंस, फील सोरो एंड कनेक्टेड, एंगर एट द डॉक्टर्स एंड कन्फ्यूजन। तो ध्यान लगाना जब उनको कौन सी फीलिंग आती है जब वो वॉरेन सेप्टिमस स्मिथ की जो डेथ सुनती है। तो डीप सोरो एंड कनेक्शन, यानी कि गहरा उनको दुख होता है, और कनेक्टेड यानी कि थोड़ी सी कनेक्टिंग फील करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। हु वॉज क्लैरिसा चाइल्डहुड लव? तो आपको भी पता है क्लैरिसा का चाइल्डहुड का नाम है पीटर वॉल्श। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डज पीटर वॉल्श विजिट क्लैरिसा? तो पीटर वॉल्श क्लैरिसा को क्यों विजिट करते हैं? टू प्रपोज टू हर, टू आस्क फॉर हेल्प विद हिज लव, टू रिकनेक्ट आफ्टर मेनी ईयर्स, टू क्रिटिसाइज हर लाइफस्टाइल। नहीं, तो उनका राइट आंसर बनता है टू रिकनेक्ट आफ्टर मेनी ईयर्स, यानी कि वापस से जुड़ने के लिए बहुत साल हो गए हैं। पीटर वॉल्श इंडिया से अभी लौटे हैं और उनकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी डिस्टर्ब चल रही है, तो वो इसीलिए पीटर वॉल्श क्लैरिसा से मिलने पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट प्रोफेशन डज रिचर्ड डेलोवे हैव? कौन सा प्रोफेशन है जो रिचर्ड डेलोवे फॉलो करती है? डॉक्टर, राइटर, पॉलिटिशियन या लॉयर, ठीक है। तो पॉलिटिशियन है ना। रिचर्ड डेलोवे जो है वो एक पॉलिटिशियन है, कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन है। और रिचर्ड डेलोवे कौन है? मिसिस डेलोवे यानी कि जो है क्लैरिसा डेलोवे के हस्बैंड है। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज लुक्रेजिया वॉरेन स्मिथ? लुक्रेजिया वॉरेन स्मिथ कौन है? आपको भी पता है, सेप्टिमस की वाइफ है। कौन है? सेप्टिमस की वाइफ। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज सैली सिटॉन सिंबलाइज इन क्लैरिसा लाइफ? ठीक है, सैली सिटॉन जो है वो किस तरीके का संकेत देती है क्लैरिसा की लाइफ में? द फ्रीडम एंड पैशन ऑफ हर यूथ, द सिक्योरिटी ऑफ मैरिज, अ मदर फिगर, द डेंजर ऑफ हाई सोसाइटी। तो यहाँ पे राइट आंसर है द फ्रीडम एंड पैशन ऑफ हर यूथ। तो सैली सिटॉन जो है वो किसका सांकेतिक रूप है? फ्रीडम यानी कि आज़ादी का, और पैशन ऑफ हर यूथ यानी कि उसकी जवानी का जो जुनून था उसको दर्शाता है क्लैरिसा की लाइफ, है ना, क्लैरिसा की लाइफ में, ठीक है, सैली सिटॉन। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। विच मेजर थीम इज एक्सप्लोर्ड थ्रू सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ कैरेक्टर? तो सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ के कैरेक्टर के थ्रू कौन सी थीम, मेजर थीम, सबसे बड़ी थीम को रिप्रेजेंट किया जाता है इस नॉवेल के अंदर? तो वो है ना, मेंटल इलनेस एंड वॉर ट्रोमा। यानी कि आपको पता है कि PTSD जो है सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ को हो जाती है ना, और उनको वॉर ट्रोमा यानी कि युद्ध के बाद उनके दोस्त को खोने के बाद उनको बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके का डिसऑर्डर हो जाता है जो उनको हॉन्ट करता है, ठीक है। और उसके लिए उन्हें कोई एक प्रॉपर डॉक्टर भी मिलता है जो उनकी बीमारी ठीक कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो है वॉरेन स्मिथ जो है वो सुसाइड कर लेते हैं।
What is the major symbol in Mrs. Dalloway that represent the passage of the time? The party decoration, the big band clock, the prime minister speech, the London parks. तो राइट आंसर यहाँ पे द बिग बैंड क्लॉक जो है ना, पैसेज ऑफ द टाइम को रिप्रेजेंट करता है इस स्टोरी के अंदर, ठीक है, मिसिस डैलो की स्टोरी के अंदर. What does क्लैरिसा fear most? क्लैरिसा को सबसे ज्यादा डर किसका है? डेथ, लूजिंग हर सोशल स्टेटस, एजिंग एंड द पैसेज ऑफ टाइम, पब्लिक ह्यूमिलिएशन. तो यहाँ पे क्लैरिसा को डर जो है सबसे ज्यादा वो है एजिंग एंड द पैसेज ऑफ द टाइम का, ठीक है, यानी कि किस तरीके से वो उसकी उम्र ढलती जा रही है, उसकी जवानी उसके हाथ से निकलती जा रही है और समय उसके हाथ से निकलता जा रहा है, ठीक है, एजिंग होती जा रही है. क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ डज वुल्फ प्रेजेंट द थीम ऑफ सोशल क्लास? यहाँ पे जो वुल्फ है, वर्जिना वुल्फ है ना, वर्जिना वुल्फ इज द राइटर है ना, नॉवलिस्ट ऑफ दिस मिसिस डैलोवे नॉवेल, ठीक है. तो मिसिस डैलोवे नॉवेल की जो राइटर हैं है ना, वर्जिना वुल्फ हैं, जो इस थीम ऑफ सोशल क्लास यानी कि जो सोशल क्लास को किस तरीके से प्रेजेंट करती, थ्रू द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द अपर एंड वर्किंग क्लास, थ्रू क्लैरिसास चैरिटी वर्क, थ्रू सेप्टिमस एडमायरेशन फॉर रिच पीपल, थ्रू रिचार्ड डैलोवेज फाइनेंशियल स्ट्रगल. तो राइट आंसर यहाँ पे बनता है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, थ्रू द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द अपर एंड वर्किंग क्लास, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं. व्हाट लिटरेरी टेक्निक डज वुल्फ यानी कि वर्जिना वुल्फ यूज टू एक्सप्लोर कैरेक्टर्स थॉट एंड इमोशन? तो कौन सा लिटरेरी टेक्निक यूज किया जाता है वर्जिना वुल्फ जो नॉवलिस्ट जो राइटर है ना, कैरेक्टर्स के थॉट्स और इमोशन को बताने के लिए? फर्स्ट पर्सन नरेशन, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, फ्लैशबैक ओनली, थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव नरेशन. तो राइट आंसर यहाँ है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना, किस तरीके से जो है कॉन्शियसनेस जो है एक इंसान को आती है, जिस तरीके से क्लैरिसा डैलोवे का जो कैरेक्टर है वो सिटी के अंदर टू बाय फ्लावर्स करने जाती है, ठीक है, फ्लाइंग फ्लावर्स करने जाती है और अपने पास्ट के बारे में सोचती है. और दूसरी ओर लंदन के किसी और पार्ट में भी एक जो कैरेक्टर है ना, सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ, जो कि मेंटल इलनेस से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, है ना, और उनको बिल्कुल भी जो सोसाइटी में है एक अच्छा डॉक्टर भी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, और वो सुसाइड कर लेते हैं. तो यहाँ पे कॉन्शियसनेस काफ़ी एक्सट्रीम होती है इस नॉवेल के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो राइट डिसीजन अगर ले लिए होते तो कुछ और दिन होते उनके, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16 है, विच लिटरेरी मूवमेंट इज मिसिस डैलोवे एसोसिएटेड विद? तो कौन सा लिटरेरी मूवमेंट के साथ मिसिस डैलोवे जुड़ी हुई है? रियलिज्म, मॉडर्निज्म, रोमांटिसिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म. तो पोस्ट मॉडर्निज्म इज द राइट आंसर, है ना. तो लिटरेरी मूवमेंट जब मिसिस डैलोवे को लिखा गया था तो कौन सा लिटरेरी मूवमेंट चल रहा था? मॉडर्निज्म का, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं. व्हाट डज सेप्टिमस सुसाइड सिंबलाइज इन द नॉवेल? तो सेप्टिमस का जो सुसाइड है वो यहाँ पे क्या दर्शाता है इस नॉवेल के अंदर, है ना. तो राइट आंसर आपका है द फेल्यूर ऑफ द मेडिकल सिस्टम एंड सोसाइटीज इग्नोरेंस ऑफ मेंटल इलनेस, यानी कि सोसाइटी की जो अज्ञानता है, समाज की जो अज्ञानता है मेंटल इलनेस के प्रति, मानसिक संतुलन के प्रति, जो बीमारी होती है मानसिक बीमारी के प्रति, वो दर्शाता है, ठीक है. और यहाँ पे मेडिकल सिस्टम पूरी तरीके से असफल है, इसको भी दर्शाता है, जिसकी वजह से ही सेप्टिमस जो है वो सुसाइड कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं. हाउ डज वुल्फ शिफ्ट बिटवीन डिफरेंट कैरेक्टर्स पर्सपेक्टिव्स? तो यहाँ पे वर्जिना वुल्फ जो है शिफ्ट करती है, किस तरीके से शिफ्ट करती है एंड डिफरेंट कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव को लेकर, यानी कि यहाँ पे दो प्लॉट चल रहे हैं, दो स्टोरी चल रही है. तो राइट आंसर आपका यहाँ पे थ्रू सीमलेस ट्रांजिशन इन द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है. तो किस तरीके से वो ट्रांजिशंस करती है, सिमिलर ट्रांजिशन, और अपनी कॉन्शियसनेस को यानी कि जो रीडर्स हैं, है ना, उनकी कॉन्शियसनेस को अलाइव रखती है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लैरिसास पार्टी इन द नॉवेल? तो यहाँ पे क्लैरिसा की पार्टी का जो इंपॉर्टेंस है क्या है नॉवेल के अंदर? इट रिप्रेजेंट्स क्लैरिसास अटेम्प्ट टू कनेक्ट पीपल एंड फाइंड मीनिंग इन द लाइफ. तो ये रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके से क्लैरिसा का जो अटेम्प्ट होता है लोगों को कनेक्ट करने का और लाइफ में मीनिंग ढूंढने का, ठीक है, यानी कि सही मायने में जिंदगी कैसी जीनी चाहिए, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं. हाउ डज वुल्फ पोर्ट्रे टाइम इन द नॉवेल? तो वर्जिना वुल्फ जो है वो टाइम को किस तरीके से बता रखा है इस नॉवेल के अंदर वर्जिना वुल्फ के द्वारा? तो राइट आंसर आपको बनता है एज फ्लूइड एंड शिफ्टिंग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट. तो आपको पता है कि पास्ट और प्रेजेंट को रिकनेक्ट किया गया है इस नॉवेल के थ्रू, ओके. इसी तरीके से आपके जो है इस मिसिस डैलोवे के जो है एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं. लेकिन अब हम जो नॉवलिस्ट राइटर हैं, है ना, जो नॉवलिस्ट हैं वर्जिना वुल्फ, उनके लाइफ और वर्क्स को लेकर भी कुछ एमसीक्यू प्रिपेयर किए, तो उनको भी कर लेते हैं. When was वर्जिना वुल्फ born? वर्जिना वुल्फ जो है वो कब पैदा हुई थी? 1882, है ना, 1882 में पैदा हुई थी. वर्जिना वुल्फ was a member of which intellectual group? तो वर्जिना वुल्फ कौन से जो बुद्धिजीवियों का एक ग्रुप था, कौन से उसका मेंबर थी, कौन से ग्रुप का मेंबर थी?
द ब्लूम्सबरी ग्रुप, उस ग्रुप का नाम था ब्लूम्सबरी ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉवेल रिटन बाय वर्जिना वुल्फ। तो आपको बताना है कौन सा नॉवेल जो वर्जिना वुल्फ ने नहीं लिखा था। देखो मिसेस डैलोवे तो उन्होंने लिखा है, टू द लाइट हाउस ये भी लिखा है, जैन आयरी, ठीक है, जैन आयरी जो है वो उन्होंने नहीं लिखा था, ऑरलैंडो जरूर उन्होंने लिखा था। तो जैन आयरी इज द राइट आंसर विच वॉज नॉट रिटन बाय वर्जिना वुल्फ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं, व्हाट लिटरेरी टेक्निक इज वर्जिना वुल्फ मोस्ट फेमस फॉर यूजिंग इन हर नॉवेल। तो कौन सी लिटरेरी टेक्निक है जो वर्जिना वुल्फ ने सबसे ज्यादा यूज करी है और जिसके लिए वो फेमस है, पॉपुलर है ना। तो इसका राइट आंसर है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि वर्जिना वुल्फ अपने राइटिंग के अंदर एक तरीके का कॉन्शियसनेस रीडर्स के लिए पैदा करती है, ठीक है, डेवलप करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डिड वर्जिना वुल्फ डाई। तो वर्जिना वुल्फ कैसे मरी थी? सुसाइड बाय ड्रोनिंग, यानी कि ध्यान लगाना वो डूब के मर गई थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया था, राइट। तो ध्यान लगाना ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट आंसर है। यहाँ पे अपनी स्टोरी के अंदर भी सुसाइड सेप्टिमस के लेकर वो बात करती है, सेप्टिमस वॉर्न स्मिथ की। इस तरीके से आपके इस चैप्टर के ओवरऑल एमसीक्यू कवर हो जाते हैं। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कॉमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।